हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को। तो अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है, जो बीकॉम एफ के बच्चे हैं उनका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है 10 तारीख को, 10 जुलाई को, वैल्यू एजुकेशन का। ठीक है, उसके बाद आपका ईवीएस का है जो कि 15 को है और उसके बाद 16 को लास्ट है बीसीओसी 132। तो देखो, बीसीओसी 132 का मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ लेकिन अपलोड नहीं किया अभी मैंने। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो रात तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और रही बात आपके वैल्यू एजुकेशन की, तो वो मैं अभी वन शॉट कंप्लीट करा रही हूँ आप लोगों को। और रही बात ईवीएस की, तो ईवीएस का तो मैंने ऑलरेडी वन शॉट शॉर्ट में कराया है। ठीक है, और जिन बच्चों को गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए या इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8178359562 पर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, अभी इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है मोरालिटी। मोरालिटी जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं मोरालिटी फ्रॉम द लैटिन मोरालिस, मीनिंग कस्टम्स और मैनर्स। यानी जो हमारे कस्टम्स हैं या हमारी जो मैनर्स हैं उसको ये दिखाता है। इज द एरिया ऑफ एथिक्स दैट फोकस ऑन एन एग्जिस्टिंग सेट ऑफ वैल्यू अडॉप्टेड बाय अ सोसाइटी और अ कल्चर। यानी कि जो एग्जिस्टिंग सेट चल रहे हैं वैल्यूज के, जो अडॉप्ट किए जाते हैं समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा या फिर कल्चर, एंड वेदर एन एक्शन aligns with those values or violates them in some way. And morality can be a body of standard or principle derived from a code of conduct from the particular philosophy, religion और culture. तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि व्यक्ति के जो अपने कर्म है, सही चीज क्या है, गलत क्या है, ये मोरालिटी में आता है। ठीक है, हर इंसान के ऊपर ये निर्भर करता है, उसके एथिक्स पर्सन टू पर्सन बात होती है इसके अंदर। ठीक है, मोरालिटी के कुछ यहाँ पर फीचर्स हैं, जैसे कि सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वही वाली बात आ गई। हेल्प पीपल नो व्हाट इज गुड और एंड बैड, क्या चीज सही है क्या गलत है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में आता है ट्रुथ क्या है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमें ये चीज हमें कौन बताएगा, हमें पता होनी चाहिए। अगर हम एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी फैमिली हम पे ध्यान देगी बचपन में, तो हम बड़े होकर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो ये चीजें होती हैं, लाइक रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाती है। तो बेस्ड ऑन वैल्यूज है, कम फ्रॉम फैमिली, वही वाली बात आ गई। वैल्यूज कहाँ से आती हैं? आपके फैमिली से, रिलीजन से, कल्चर से, एजुकेशन से। आप पढ़ाई करके किताबों से भी सीखते हैं, स्कूल जाते हैं वहां से सीखते हैं। गाइड्स बिहेवियर आता है, हेल्प अस बिहेव प्रॉपर्ली इन सोसाइटी, कि आपको अपने समाज में किस तरीके से आपको प्रॉपर्ली बिहेव करना है, वो भी मोरालिटी बताती है। इंटरनल फीलिंग आपकी रहती है, मेक पीपल फील्स गिल्टी आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कुछ चीज हम गलत करते हैं तो हमें गिल्ट फील होता है कि हमने ये काम क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए था। तो अब मोरालिटी के यहाँ पे कुछ फायदे और नुकसान दिए गए हैं। मेरिट्स में आता है, सबसे पहला ये ना बिल्ड करता है, गुड करेक्टर को बिल्ड करता है, ट्रस्ट बनाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिड्यूस करता है, क्योंकि हमें अगर हर सारी चीज पता है और हम ज्यादा भेदभाव नहीं करते, हर किसी से अच्छे से बात करते हैं, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, तो कन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। काइंडनेस इनकरेज होती है, पीसफुल लाइफ लीड्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इससे डेवलप होती है, और एक गुड रेपुटेशन भी हमारी समाज के अंदर या फिर रिलेटिव्स के अंदर, जो रिलेटिव वगैरह होते हैं उसमें, फैमिली में, तो काफी एक रेपुटेशन बन जाती है। लेकिन इसकी कुछ बुराई है, जी हाँ बिल्कुल है। डिफरेंट मोरल वैल्यूज अक्रॉस कल्चर, टू स्ट्रिक्ट कॉज स्ट्रेस। ज्यादा स्ट्रिक्ट अगर मोरालिटी होती है तो वो स्ट्रेस भी क्रिएट करती है। एंड लिमिट्स पर्सनल फ्रीडम, जो हमारी पर्सनल फ्रीडम होती है उसमें भी काफी लिमिट और रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। चेंजेस ओवर टाइम, जैसे टाइम के साथ साथ ये चेंज भी होती है, कंफ्यूजन पैदा करती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ टफ सिचुएशन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है मोरालिटी की? तो मेंटेन पीस इन सोसाइटी, यानी कि जो हमारी मोरालिटी है वो मदद करती है हमें पीपल लिव टुगेदर पीसफुली बाय रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट्स। हम साथ में रहेंगे और अच्छे से रहेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अदर, जो अधिकार है अदर्स के वो भी इसमें प्रोटेक्ट होते हैं। गुड करेक्टर भी इसमें डेवलप होता है, काइंड, ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल। हमें हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें कहाँ पे धोखा नहीं करना है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें धोखाधड़ी नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से तो क्राइम वगैरह भी रिड्यूस होते हैं। मोरल बिहेवियर प्रिवेंट चीटिंग, स्टीलिंग, हर्टिंग अदर, हम दूसरे को हर्ट ना करें, चीट ना करें। ये सारे जो चीजें हैं वो अभी काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें ये सब इसीलिए सब्जेक्ट ऐड ऑन किया गया सो दैट हम इससे कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, मोरालिटी की कुछ थ्योरीज है, जैसे कि डिवाइन कमांड थ्योरी होती है। इसमें क्या होता है? मोरालिटी इज बेस्ड ऑन गॉड कमांड और रिलीजियस टीचिंग, जो रिलेटेड टू गॉड है, जो हमारे
जो पहले के जितने भी गॉड्स वगैरह उनके रिलीजियस बातें उसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूटिटेरिलिज्म। इसमें आता है राइट एक्शन इज व्हाट गिव द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ड्यूटी बेस्ड हो गया, वर्च्यू एथिक्स हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो गया। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं और अपनी अपनी ड्यूटी बेस्ड थ्योरी बोलती है कि आपका मोरालिटी का मतलब है मीन्स फॉलोइंग ड्यूटीज, आपकी क्या ड्यूटीज है, जिम्मेदारियां क्या है, रूल्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, नो मैटर द आउटकम। आपको ये नहीं देखना कि आउटकम क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आप उस पर काम करो। वर्च्यू एथिक्स में आता है फोकस ऑन डेवलपिंग गुड कैरेक्टर एंड वर्च्यू लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेज। ये सब चीजें अगर आज आज आप सोचो कि ये सारे पॉइंट्स अगर हर किसी के अंदर आ जाए तो कहीं भी लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा और इस प्रकार से नहीं होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आता है पीपल एग्री टू फॉलो रूल्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड पीसफुल लिविंग। यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जिसमें हम कुछ अपने रूल्स और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बात करते हैं तो हम अपनी अच्छी एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। एथिकल रिलेटिविज्म में आता है मोरालिटी डिपेंड अपॉन कल्चर। ये हमारे कल्चर पे भी डिपेंड करता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है, पर्सनल व्यूज पे डिपेंड करता है। हर किसी के अपने पर्सन टू पर्सन व्यूज होते हैं, वो अलग होते हैं। नो यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं morally educated person. A morally educated person is someone who has learned to understand, value and apply moral principle in their life. देखो बहुत सिंपल भाषा में समझाया गया है कि होता क्या है ना कि यहाँ पे ये एक ऐसा व्यक्ति है, पर्सन है, समवन हु हैज लर्न, मतलब कुछ ना कुछ लर्न करे, कुछ ना कुछ सीखे, अंडरस्टैंड करे वैल्यूज को और वही मोरल प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दे, तो वो एक मोरली एजुकेटेड पर्सन बनता है। अब मोरली एजुकेटेड पर्सन नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो बचपन से अपने पेरेंट्स को देखता आ रहा है, समाज को देखता आ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत। और आप सोचोगे कि जब हम किसी का, जैसे लेट सपोज कुछ लोग मर्डर कर देते हैं, चोरी करते हैं, तो उस केस में हमें पता होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। अगर हम चोरी वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें पता उस टाइम पे नहीं चलता, उस टाइम हमें लालच हो जाता है। लेकिन जब हम बाद में उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, तो हमें लगता है कि हमें गिल्ट फील होता है, ठीक है? व्हाट इज़ राइट इन द थॉट्स, वर्ड एंड एक्शन? अ मोरली एजुकेटेड पर्सन इज समवन हू हैज़ डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज एंड अप्लाई देम इन अ डेली लाइफ। और हर एक छोटी-छोटी जगह पे उसको अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फैमिली मेंबर से अच्छे से बात नहीं करता, बाहर अच्छे से बात करता है, या रिलेटिव से अच्छे से बात नहीं करता, पर घर वालों से अच्छे से करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आते हैं इसके अंदर। पर्सन हु इज नॉट कैपेबल ऑफ रीचिंग हिज ऑटोनोमस मोरल डिसीजन और रीचेस देम विदाउट एनी प्रॉपर कंसिडरेशन टू पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। इस प्रकार से मेन क्वालिटी ऑफ अ मोरली एजुकेटेड पर्सन, मतलब मेन क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ऑनेस्टी, काइंडनेस, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चार सबसे मेन होती है। ये मेन चार क्वालिटीज हैं जो कि मोरली एजुकेटेड पर्सन को दर्शाती हैं, ठीक है। तो ऑनेस्टी में आता है कि हमेशा सत्य बोलो, किसी के साथ धोखा मत दो, किसी को चीट मत करो। काइंडनेस में आता है ट्रीट अदर विद केयर, आपको दूसरे की केयर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपके घर में कोई आया है तो आप उसको पानी वगैरह पूछो, उसकी रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि भाई पानी वानी कुछ नहीं पूछ रहे, बस सीधा टाटा बाय बाय हो गया, वो सब नहीं। फेयरनेस होनी चाहिए, यानी ट्रीट एवरीवन इक्वली, हर किसी को इक्वली ट्रीट करो। ये नहीं कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपसे कोई पर्सन है जो कि आपसे कम सुंदर है तो आप उसको अजीब से ट्रीट कर रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। और आप भेदभाव ना करो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि गरीब है तो उसको उस नज़र से देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं जो कि आपके एक्शन एंड ड्यूटीज में काम आती हैं। रिस्पेक्ट फॉर अदर, ऐसे तो और भी हैं नीचे, ठीक है। मेन क्वालिटीज में चार मेन है, लेकिन ये भी हैं। रिस्पेक्ट फॉर अदर, आपको दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, उसकी फीलिंग को समझना है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, हार्मफुल एक्शन को अवॉइड करना है, इमोशन को कंट्रोल करना है, करेज करना है, व्हाट इज राइट इवन व्हाट इज हार्ड, क्या चीजें, एम्पैथी, अंडरस्टैंड द शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स। अगर कोई दूसरा पर्सन आपसे चीजें शेयर कर रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो, अगर आप किसी को बता रहे हो तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करे। इंपॉर्टेंस क्या है मोरल एजुकेशन की? तो गुड करेक्टर को बिल्ड करता है, हमारे बेटर डिसीजन को बढ़ावा देता है, पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी को भी प्रमोट करता है, ट्रस्ट वगैरह बिल्ड करता है और रिस्पेक्ट वगैरह मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोशल मेलाइसिस एग्जिस्टिंग इन इंडिया। इसमें होता क्या है? तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारी जो बिजी शेड्यूल हो गया आजकल के पेरेंट्स का, तो वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनके कमी आ जाती है मोरल एजुकेशन में, ठीक है। बच्चों को वो कुछ सिखा नहीं पाते। ऐसा नहीं है वो कुछ सिखाना नहीं चाहते, बट उनका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि वो अपने बच्चे पे इतना टाइम नहीं दे पाते। तो सोशल मलाइज इन इंडिया रेफर्स टू द सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है अफेक्टिंग द वेल बींग ऑफ सोसाइटी। मेजर इशूज इंक्लूडिंग पॉवर्टी भी इसका एक मेन इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी बढ़ती है, लिटरेसी है, यानी कि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, करप्शन हो रहा है, कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, चाइल्ड लेबर हो रहा है,
12-12 साल के बच्चे जो हैं जिनके घर में पैसा नहीं है कमाने को, तो वो पढ़ने के बजाय जो है अपने माँ-बाप के साथ में या उनको कोई चाय की दुकान पे या ऐसी जगहों पे लगा दिया जाता है। डॉरी सिस्टम जो होता है, ठीक है? डाउरी सिस्टम आपको पता ही होगा, ठीक है? दहेज वगैरह की जो प्रथा चल रही है, कम्युनल टेंशन्स हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यानी कि घर में 3 बच्चे, 4 बच्चे जो हैं वो करते जा रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहा है। दीज़ प्रॉब्लम कॉज़ इनइक्वालिटी, और यही सारी वजह से ही इनइक्वालिटी आ रही है, इनजस्टिस हो रही है, ठीक है? कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो बहुत दिक्कत कर रहा है। तो सॉल्विंग दिस रिक्वायर एजुकेशन स्ट्रॉन्ग लॉ, पब्लिक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट्स लगाने चाहिए। एजुकेशन अलोंग कैन एम्पावर अ जनरेशन बाय क्रिएटिंग अ सोशल कॉन्सिक्वेंस दैट बी द, मतलब इसके अंदर क्या आता है कि हर एक पॉइंट आता है, रिलीजन, वेल्थ, मोर, ये सब आता है। लेकिन अगर सोशल मलाइज की हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पॉवर्टी किस प्रकार से ये जो है एक मेन कारण है। तो मेनी मैनी पीपल लैक बेसिक नीड्स। देखो गरीबी क्यों है? गरीबी है कि उनके पास, गरीबी का कैसे पता चलता है कि उस इंसान के पास खाने को पैसे नहीं है, उसके पास रहने को घर नहीं है, ना उसने उसको उसके पास इतने पैसे कि वो अपनी हेल्थ चेकअप करा ले या अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दे, एजुकेशन ले ले। तो वो सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो सोशल मलाइज का पॉवर्टी में आते हैं। तो उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट, जो जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, यानी लोगों के पास डिग्री है बस जॉब नहीं है। इलिटरेसी में भी यही प्रॉब्लम्स है, रूरल एरियाज के अंदर लोग जो है ना तो ढंग से पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं प्रॉपरली। करप्शन इतना बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट में डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, गवर्नमेंट के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, डेली लाइफ के अंदर। कास्ट सिस्टम आप देखते हो कितने ज्यादा भेदभाव हो रहे हैं, कोई ऊंची कास्ट का है तो वो सोचता है मैं हूँ, छोटी कास्ट को कुछ समझते नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है वुमेन के साथ, गर्ल्स इन एजुकेशन, जॉब्स एंड राइट, ये सब होता है। चाइल्ड लेबर मैंने अभी बताया, मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क, उनको स्कूल भेजने के बजाय काम पे लगा दिया जाता है ताकि 2 पैसे आ जाएँ, ठीक है? वो ये नहीं सोचते कि ज़्यादा पढ़ेगा तो और अच्छे से कमाएगा, नहीं, बस अभी पैसा आना चाहिए। डाउरी सिस्टम में क्या होता है, आस्किंग फॉर डाउरी ड्यूरिंग मैरिज, शादी के टाइम पे जो हरासमेंट होती है, वायलेंस को क्रिएट करती है, ठीक है? कि हाँ, इतना पैसा लेंगे, ये करेंगे, ठीक है? कम्युनलिज्म है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स के बीच में, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल जो हमारा वातावरण है वो डिग्रेड होता जा रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हमारे को हमारे रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उनको रहने को भी चाहिए, खाने को भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आ रही है। अब खाने को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, अगर सब्जी नहीं पकी तो इंजेक्शन लगा दो फटाफट से, ठीक है, फटाफट से इंजेक्शन लगाओ और बस खा लो, ठीक है, उससे क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कोई मतलब नहीं है, बस पेट में जाना चाहिए, अपनी जो है वो होना चाहिए। सब्सटेंस अब्यूज में आता है एडिक्शन टू ड्रग्स, काफी सारे लोग जो है अल्कोहल को लेके, ड्रग्स को लेके काफी जो है वो एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन क्या होता है? तो बेसिकली वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन मीन्स टीचिंग मोरल वैल्यूज, हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है मोरल वैल्यूज अलोंग विद द नॉलेज, ठीक है, कि आज के टाइम पे मोरल वैल्यूज कितनी ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। इस प्रकार से है कि अगर कोई प्रॉपर एक डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर बनने के लिए एक फील्ड पकड़नी पड़ती है, टीचर है तो प्रॉपर टीचर कैसे बनेगा, क्या उसकी पाथ है। तो इससे क्या होता है, गुड करेक्टर बिल्ड होता है, यानी कि हेल्प स्टूडेंट, स्टूडेंट को मदद मिलती है, ऑनेस्टी में डेवलपमेंट होती है, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, रिस्पेक्ट पता चलती है, सोशल प्रॉब्लम भी रिड्यूस होती है। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन जो हमें पढ़ाया जा रहा है, ये टॉपिक वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन से हमारे सोशल प्रॉब्लम, समाज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस होती हैं, जैसे कि क्राइम वगैरह कम हो रहा है, करप्शन, वायलेंस, डिसऑनेस्टी, ये सब। नेशनल यूनिटी में आता है, को भी प्रमोट करता है, जैसे इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर, यानी कि डिफरेंट कल्चर वगैरह को भी ये इनकरेज करता है, रिलीजियंस को, कम्युनिटीज को, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन डेवलप होता है, जिससे प्रिपेयर स्टूडेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। balances modern education, give emotional and moral strength along academic knowledge. नेक्स्ट आता है प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस, हेल्प स्टूडेंट टेक राइट डिसीजन ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, और बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो आपको सही तरीके से सही डिसीजन कैसे लेना है। पीस एंड हार्मनी को भी इनकरेज करता है, जैसे कि लव को स्प्रेड करना, अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये सब पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो रीजंस की बात करें तो मोरल डेवलपमेंट, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है उसको मदद मिलती है, सही और गलत का पता चलता है। कैरेक्टर बिल्डिंग से क्या होता है, वो बच्चा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्टी, इंडिविजुअल डिसिप्लिन कैसे होता है वो सब सीखता है। सोशल हार्मनी में वो टॉलरेंस को प्रमोट करता है, रिस्पेक्ट को, और जो कोई एग्जिस्टेंस है समाज के अंदर वो सब चीजें सीखता है। इमोशनल स्टेबिलिटी में पेशेंस, एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल कैसे होना चाहिए सिखाया जाता है, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, सामने वाले से कैसे बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। सोशल प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है, करप्शन वगैरह प्रिवेंट करता है।
डिस्क्रिमिनेशन के वायलेंस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, ये सब। बेटर डिसीजन मेकिंग, मतलब एक इंडिविजुअल को फेयर अच्छे डिसीजन कैसे लेने चाहिए वो सब इसको पढ़ के समझ आ जाता है। इससे पर्सनल ग्रोथ होती है, नेशनल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कल्चर का। इंडियन कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, इंडियन कल्चर की अगर मैं बारे में बात करूँ तो उसके अंदर देखो डांस, पोएट्री, कथक, पेंटिंग, लैंग्वेज, ये सब चीजें जब आ जाती हैं तो वो हमारी किस में आती हैं, इंडियन कल्चर में आते हैं। कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल दैट बिहेवियर, बिलीव्स, वैल्यूज एंड सिंबल दैट एक्सेप्ट, जो कि एक्सेप्ट करी गई है जनरली विदाउट थिंकिंग अबाउट देम, दे आर पास अलोंग बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है वो। कल्चर क्या है, एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। ठीक है, इंडियन कल्चर की मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर। तो इंडियन कल्चर के बारे में बात होती है तो इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट, सबसे पुराना और रिचेस्ट कल्चर में से एक आता है, जिसको हम डाइवर्सिटी, वैल्यू एंड ट्रेडिशन भी बोलते हैं। डाइवर्सिटी की बात करें तो मैनी रिलीजन, जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम धर्म है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है, सिक्किम है, बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, ये सारे हमारे रिलीजियंस में आते हैं। लैंग्वेजेस की बात करूँ तो हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, ये सारी जो है लैंग्वेजेस हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। डिफरेंट फूड, ड्रेसेस, कस्टम यहाँ फॉलो होता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई धोती पहनता है, कोई कुछ पहनता है। फैमिली वैल्यू की बात करूँ तो जॉइंट फैमिली सिस्टम काफी कॉमन है हमारे भारत देश के अंदर, और इज्जत करना सिखाते हैं एल्डर्स की, और फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन की बात करूँ तो तरह तरह के त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। हर एक इंसान जो है अपने अलग त्योहार मनाता है, कोई दिवाली, कोई होली, कोई ईद, कोई क्रिसमस, कोई पोंगल, कोई बिहू, ये सब चीज़ें मनाई जाती हैं। जैसे कि डांस भी, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करूँ, डांस में भरतनाट्यम, कथक, क्राफ्ट, मतलब हमारा भारत देश जो है वो काफ़ी सुंदर है एक तरीके से, काफ़ी सुंदर कल्चर इसका रिप्रेजेंट करता है। खाने की बहुत सी वैराइटीज़ हैं, डांस हो गया और कप ट्रेडिशन हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। नई-नई नदियाँ, माउंटेन, बीच यहाँ देखने को मिलता है भारत देश के अंदर, और पहाड़ भी हैं यहाँ पे, हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। इसके कुछ फ़ायदे हैं इंडियन कल्चर के, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशन लिव टुगेदर पीसफुली, ये बिल्कुल साथ में मिलकर रह रहे हैं भारत देश के अंदर। स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम को फॉलो करता है। क्लोज फैमिली बॉन्ड बताता है। रिच ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल्स हो गए, कलरफुल फेस्टिवल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। और उसके बाद इनर पीस, योगा, मेडिटेशन, काफ़ी कुछ यहाँ पे होता है। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, इन सब पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसकी कुछ बुराइयां हैं, हाँ बिल्कुल हैं। कास्ट सिस्टम जो होता है इन सम एरिया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अब कास्ट को लेके कई बार भेदभाव होता है अपर और लोअर क्लास को लेके। ठीक है, जेंडर की इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जैसे कि इन सम रिलीजन वुमेन स्टिल फेस इनइक्वालिटी, उसको जो है इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, ये काम जेंट्स करेगा, या फिर अगर औरत काली है तो उसको आगे नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बुराइयां हैं। गरीबी है, इलिटरेसी है, तो उसमें भी ये बुराई है, करप्शन है। ये अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ह्यूमन कंडक्ट का। तो ह्यूमन कंडक्ट मीन्स द वे अ पर्सन बिहेव और एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, कि किस प्रकार से जो पर्सन होता है वो बिहेव करता है, एक्ट करता है अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के साथ। इट इंक्लूड हाउ वी थिंक, हम सोचते क्या हैं, बोलते क्या हैं, और हम दूसरों के साथ क्या रिएक्ट करते हैं। इट शोज अ पर्सन करेक्टर, वो उस चीज को, उस पर्सन के करेक्टर को, वैल्यूज को दिखाता है। इट इंक्लूड मोरल बिहेवियर, और उसको उस एक्शन में उसको पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, वही उसकी मोरल बिहेवियर है। इट इफेक्ट रिलेशनशिप, और ये इफेक्ट डालता है रिलेशनशिप, सोसाइटी, पर्सनल ग्रोथ पे। गुड कंडक्ट इंक्लूड्स ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो गुड कंडक्ट होता है उसके अंदर ऑनेस्टी आती है, आप चीज़ों को लेकर ऑनेस्ट होने चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। ह्यूमन कंडक्ट रेफर्स टू द वे ह्यूमन एक्ट एंड बिहेव इन वेरियस सिचुएशन। ह्यूमन कंडक्ट का मतलब ही यही होता है कि इंसान जो है वो क्या एक्ट करता है, क्या बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में, उसको पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर आता है। ह्यूमन कंडक्ट इज गाइडेड बाय अवेयरनेस एंड थिंकिंग, ह्यूमन एक्ट विद नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ह्यूमन एक्ट करता है अपनी नॉलेज के हिसाब से, जितनी उसको नॉलेज होती है उसके हिसाब से वो सही गलत का पता लगाता है और बिहेव करता है। मोरल डायमेंशंस में आता है, ह्यूमन एक्शन ऑफ्टन इन्वॉल्व मोरल वैल्यू सच एज ऑनेस्टी, काइंडनेस, जस्टिस, ये काफी सारे पॉइंट सिमिलर हैं, आप लिख सकते हो। फ्री विल में आता है, ह्यूमन हैव द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस इन देयर बिहेवियर, मतलब ह्यूमन के पास पूरा का पूरा फ्रीडम रहती है कि वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है, उसके पास चॉइसेस होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो जिम्मेदार होना चाहिए, इंडिविजुअल जो है वो जवाबदेही होना चाहिए, अगर कोई भी वो एक्शन लेता है, कोई भी जिम्मेदारी है तो उसको अदा करे। इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी, फैमिली, अब क्या होता है, यहाँ पे बात आती है ह्यूमन कंडक्ट की, वो सोसाइटी से भी इन्फ्लुएंस होता है, अपनी फैमिली से सीखता है, कल्चर से सीखता है, एजुकेशन से सीखता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ह्यूमन कंडक्ट में वो सीखता है।
पर्सनल एक्शन में आता है ह्यूमन एक्शन यूजली हैव अ गोल और अटेंशन बिहाइंड देम, यानी कोई भी। तो सेल्फ कंट्रोल आता है एबिलिटी टू रेगुलेट वन इमोशन एंड डिजायर द बिहेव प्रॉपर्ली, कि किस तरीके से उसका सेल्फ कंट्रोल है, अगर उसको कोई सुना दे तो वो भी डायरेक्ट सुना ना दे किसी और पर्सन को, या फिर अगर उसको किसी ने चाटा मारा तो वो भी डायरेक्ट चाटा मार रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डील करे। लीगल एंड सोशल नॉर्म्स में आता है, जैसे लॉज के जो बताए गए हैं नियम कानून रूल्स रेगुलेशन, उसके हिसाब से भी वो चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में आता है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्लस्टर ए ऑड की बात करती हूँ मैं, ठीक है। तो उसके कुछ यहाँ फीचर्स बताए गए हैं जिससे कि पता चलता है, जैसे क्लस्टर ए क्लस्टर बी है क्लस्टर सी है, ठीक है। तो इस तरीके के क्लस्टर बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपको मेन समझ लेने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे रिलेटेड टू पर्सनालिटी है, इसका फीचर्स की बात करूँ मैं तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और उसके बाद इसी में आता है जैसे कि डिस्ट्रसफुल, बिलीव्स अदर आर आउट ऑफ हार्म देम, इमोशनली कोल्ड, ठीक है, प्रेफर, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बिहेव्स है, मैजिकल थिंकिंग है, सोशल एंग्जाइटी है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी वगैरह रहती है। अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब समझाऊं तो वो आप एक बार समझ लो, वो आपको ज़्यादा से समझ आना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर होता यूँ है कि इसमें क्या होता है कि लोग गलती कर भी देते हैं, जैसे क्राइम वगैरह भी कर देते हैं लेकिन अपनी गलती मानते नहीं है। चोरी करते हैं तो उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कभी वो घबराहट होगी, कभी एंग्जाइटी रहेगी, ठीक है, और कभी उसे लगेगा ये चीज़ सही है, कभी लगेगा कि नहीं है। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो आप इसको बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करेक्टर पर्सनालिटी पैटर्न क्या होता है। तो करेक्टर पर्सनालिटी पैटर्न जो होता है, करेक्टर रेफर्स टू द स्टेबल एंड कंसिस्टेंट सेट ऑफ इमोशनल कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल पैटर्न दैट डिफाइन हाउ अ पर्सन रिएक्ट एंड इंटरैक्ट विद अदर एंड द एनवायरनमेंट। यानी जो करेक्टर है पर्सनली पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है करेक्टर जो है वो दिखाता है हमारे स्टेबल को और हमारे इमोशंस को, और हमारा दिमागी जो संतुलन है या बिहेवियर पैटर्न कैसा है, वो सारी चीज़ें हमारी करेक्टर में आती हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी में आता है स्टेबल बिहेवियर अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन, आपको अपनी सिचुएशन और टाइम के हिसाब से ये डील करना होता है। यूनिकनेस में आता है ईच इंडिविजुअल हैज यूनिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर, हर किसी की सोच बिहेवियर अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मोरल डायमेंशंस में आता है रिफ्लेक्ट अ पर्सन वैल्यूज, पर्सन की वैल्यूज एथिक्स मोरल स्ट्रेंथ पे बात करता है। डेवलपमेंटल में आता है फॉर्म्ड थ्रू एक्सपीरियंस कल्चर एनवायरनमेंट में काम करता है। अडेप्टेबिलिटी में आता है हेल्दी करेक्टर अलाउ एडजस्टमेंट टू वेरियस सिचुएशन, कि अगर आप एक अच्छा करेक्टर जो है एक हेल्दी करेक्टर अलाउ करते हैं तो उससे आप वेरियस सिचुएशन में एडजस्ट कर पाते हैं, आपको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आती। गुड करेक्टर और वीक करेक्टर की बात करें तो गुड करेक्टर में आती है सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया होती है, काइंडनेस होती है, रिस्पेक्टफुल होता है, डिसिप्लिन होते हो आप, रिस्पॉन्सिबल होते हो, जिम्मेदार होते हो, ऑनेस्ट होते हो, सब बढ़िया बढ़िया। तो आपका एक बढ़िया गुड करेक्टर है। लेकिन अगर आप हर किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो, अपने मतलब के लिए बात करते हो, सिर्फ अपने मतलब से ही आपको मतलब है, डिसरिस्पेक्टफुल हो आप, इररिस्पॉन्सिबल हो, डिसऑनेस्ट हो, इनडिसिप्लिन हो, तो आप वीक करेक्टर के अंदर आते हो। इंपॉर्टेंस क्या करेक्टर की, वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे कि सोसाइटी में समाज में रिस्पेक्ट बन जाती है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर आपका अच्छा करेक्टर है तो आप खुद सोचो, आप ये सोचो कि अगर आपका अच्छा करेक्टर है तो आपके जब भी आप कहीं जाओगे तो आपको जो है आपके बारे में अच्छी बातें होंगी, ठीक है, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, एथिकल डिसीजन मेकिंग भी इजीली होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी भी कंट्रीब्यूट होती है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोशलाइजेशन का। अब ये हमारी फैमिली पीयर्स और स्कूल में भी ना इन्फ्लुएंस करता है। तो सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, लर्निंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आपकी सोसाइटी के अंदर आप एक मेंबर हो। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको मतलब प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि आपको लर्न सिखाया जा रहा है कि आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हो तो किस प्रकार से रहना चाहिए, ठीक है। इट इंक्लूड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब वो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन आपको होनी चाहिए। सोशलाइजेशन इज डन बाय पेरेंट्स, आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखते हो, टीचर से सीखते हो, पीयर से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, काफ़ी सारी चीज़ें आप अलग अलग जगह पे सीखते हो। फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड द एंड ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन, यानी कि जो आपका सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके जीने से लेके जब आप पैदा हुए थे तब से लेके मरने तक का जो आपका प्रोसेस था उसमें आपने ये चलता हुआ पैटर्न है जिसमें आप कुछ ना कुछ डे बाय डे सीखते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से है। और इन्फ्लुएंस बाय फैमिली कैसे है, ठीक है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीच लैंग्वेज,
आप अपने घर के अंदर फैमिली से, स्कूल से आप क्या-क्या सीखते हो? लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, मैनर्स, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, कैसे बात करनी है, इमोशनल सिक्योरिटी, मोरल वैल्यूज़ बिल्ड करता है, आपकी पर्सनैलिटी को शेप देता है कि हाँ, हमारी फैमिली जो है अपर क्लास है, तो इस हिसाब से कपड़े पहनती है, तो हमें भी उस हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, हैबिट्स अच्छे से होनी चाहिए। रूल्स क्या हैं? और जो रोल मॉडल है, इमोशनल बॉन्डिंग कैसी है हमारी, डिसिप्लिन्स, गाइडेंस, ये सब सीखते हैं। पीयर्स यानी फ्रेंड्स एंड सोशल ग्रुप, समाज से हम क्या क्या सीख पाते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग जब हमारी जो एज होती है चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस तक की, तब हम काफ़ी कुछ सीखते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से। लर्निंग ग्रुप इंटरेक्शन होता है और हमारी इंडिपेंडेंस फ्रॉम फैमिली है, हमारे सोशल स्किल को शेप मिलती है, हम लैंग्वेज काफ़ी सीख पाते हैं। जैसे हमारे घर में अगर हमारे हिंदी भाषा बोली जाती है तो हम घर में हिंदी भाषा सीखते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इंग्लिश में बात करते हैं या अदर कोई लैंग्वेज सीखते हैं, फैशन के बारे में जानकारी मिलती है, इंटरेस्ट बनता है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंस की बात करूँ तो टीच डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जिम्मेदारियाँ, ये सारी चीज़ें पे बात होती है और हमारे को नॉलेज, ये सब पॉइंट्स पे बात होती है। ठीक है। बाकी आप इसको बना के लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन में फिर वही है, सोशल आइडेंटिटी बिल्ड होती है, सोशल रूल्स प्रिपेयर होते हैं, कल्चरल ट्रांसमिशन में मदद मिलती है, स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी भी प्रमोट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्बल इंटरेक्शन। वर्बल मतलब जो आप एक दूसरे से बात करते हो, ठीक है, थ्रू वर्ड्स, स्पीच और लैंग्वेज इज कॉल्ड वर्बल। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम स्पोकन वर्ड्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, आप आइडिया देते हो दूसरे को, सामने वाले को इमोशंस बताते हो, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल को, तो वो वर्बल इंटरेक्शन होता है। जैसे आप सामने देख रहे होगे यहाँ पे काफी सारे, जैसे आई कॉन्टेक्ट है, कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, ओपन माइंडनेस को दिखा रहा है, टॉक विद एन ऑब्जेक्टिव, बात कर रहे हैं हम, ये सब आता है। फिर आता है यूज ऑफ लैंग्वेज में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो, वर्ड्स, सेंटेंस, ग्रामर, वोकैबलरी। ठीक है। टू वे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं बोथ, स्पीकिंग, सेंडर भी होता है और रिसीवर भी होता है। ठीक है। क्लैरिटी में आता है मैसेज शुड बी क्लियर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, मैसेज जो होता है काफी क्लियर होना चाहिए, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अवॉइड हो जाती है। टोन एंड इमोशन से भी हम काफी सारी चीजों का पता लगाते हैं कि हम गुस्से में बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। कल्चर इन्फ्लुएंस में आता है कि लैंग्वेज यूज डिपेंड अपॉन कल्चर नॉर्म्स, जो हमारी लैंग्वेज होती है, भाषा जो होती है, वो हमारे कल्चर नॉर्म्स पे डिपेंड करती है। वर्बल इंटरेक्शन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिटन और ओरल। फॉर्मल की बात करूँ तो वो आता है मीटिंग, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन, क्लासरूम टीचिंग, ये सब आता है। इनफॉर्मल में आता है फ्रेंडली कन्वर्सेशन, कैजुअल टॉक्स, फैमिली डिस्कशंस, ये सब आते हैं। रिटन में आता है लेटर, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, बुक, ये सब आते हैं। ओरल स्पोकन में आता है फेस टू फेस, हम जो कंजर्वेशन। रिटर्न में क्या होता है कि हमें हमें जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो हम लेटर, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा करते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है कि हम फ्रेंडली जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, फैमिली डिस्कशन, कैजुअल टॉक्स आती हैं। ओरल स्पोकन में क्या आता है, फेस टू फेस जो हम बात करते हैं, फोन कॉल, स्पीच वगैरह, ये सब आता है। वर्बल इंटरेक्शन के इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है, नॉलेज को शेयर करता है एक दूसरे से, आपने किसी को से बात करी, उसको भी वो नॉलेज आ गई, फिर उसने आगे बता दी, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कन्फ्लिक्ट्स भी इसके अंदर कम होते हैं बात करने से ढंग से। इसके अंदर कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि इफेक्टिव टू वर्बल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज डिफरेंस में आता है यूज ऑफ अनफेमल वर्ड्स और स्लैंग। अगर मान लो कि हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसको भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। पुअर लिसनिंग भी जो होती है, लैक ऑफ अटेंशन बाय द लिसनर होती है। और इमोशनल इंटरेक्शन मतलब ये बैरियर्स पैदा करता है, जैसे कि फियर, एंजाइटी, ये सब भी हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। और अगर कोई गेस्टर वगैरह या मीनिंग ऑफ वर्ड्स जो है वो भी हमारे बैरियर बनाता है। तो वर्बल इंटरेक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लिसन एक्टिवली, आपको ध्यान से सुनना है, और जब आप कुछ बोलते हो तो बहुत सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। आई कांटेक्ट मेंटेन करो और कंट्रोल इमोशन, अपने इमोशन को कंट्रोल में रख के बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। ठीक है। नेक्स्ट आता है पियर्स। क्या होता है, पियर्स प्लेज अ बिग रोल इन द शेपिंग बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को शेप देने का काम करता है। बिहेवियर को, थॉट को, हैबिट को, पर्सनालिटी को, सबको शेप देता है। इसकी किस तरीके से एक्चुअल पर्सनालिटी होनी चाहिए, हमारी हैबिट कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बिकॉज वी ऑफ्टन लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स, कि हम लोग कहाँ कहाँ से सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, हम बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स से सीखते हैं, क्लासमेट से सीखते हैं, काफी कुछ सीखते हैं। पर्सन हु इज इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर इन अ ग्रुप, when the child is with his peer group they are all equal, मतलब वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अगर बैठा है, खड़ा है, तो वो सारे बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है। नॉट टू फाइट, नॉट टू हिट, किसी को लड़ाई नहीं करनी, किसी को रुलाना नहीं है, डिसिप्लिन में रहना, ये सब आता है। रूल ऑफ पीयर्स में आता है, सबसे पहला आता है सोशल डेवलपमेंट,
समाजीकरण जो डेवलपमेंट है वो कैसे है, पीयर हेल्प टू लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट, हमें कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कॉर्पोरेट कैसे करना है सामने वाले के साथ, अगर हमारे को हम कहीं जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और हमें जगह नहीं मिल रही है और थोड़ी सी जगह है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ पा रहा है, उसके पैर में दिक्कत है, तो उसे भी हम साथ में बैठा ले। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। रिलेशनशिप बिल्ड करना, इमोशनल सपोर्ट होता है, पीयर्स प्रोवाइड कंफर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, इमोशन डिफिकल्टीज। ठीक है, तो पीयर्स जो होता है वो हमारे स्ट्रेस को भी जो है दूर भगाता है, प्रॉब्लम से निपटारा कराता है, नॉर्म्स एंड वैल्यू को भी सिखाता है, कल्चर वैल्यूज क्या है हमारी, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में आता है, पीयर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हु वी आर कंपेयरिंग आवर सेल्फ टू अदर। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, जैसे कि हम स्मोकिंग, स्किपिंग क्लास, ये सब हो रहा है हमारा, तो बैड हैबिट जो है वो भी हमें हटा दे। ठीक है, सिखा दे। पीयर कैन इन्फ्लुएंस बोथ, हमें दोनों चीजें सिखाता है, यानी कि हमें अच्छी आदतें भी सिखाता है और बुरी आदतें भी सिखाता है। और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में आता है, पीयर्स टीच हाउ टू हैंडल डिसएग्रीमेंट्स एंड सॉल्व कन्फ्लिक्ट, कैसे हमें अपने कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना है। इस प्रकार से हाउ पीयर्स इन्फ्लुएंस अस, वो कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि गुड हैबिट हमें काफ़ी अच्छा सिखाती है, पढ़ाई में मदद करेंगे, हमारे दोस्त वगैरह हमें कॉन्फिडेंस जगाएंगे, जो बात हमें पेरेंट्स की समझ नहीं आती वो दोस्तों की समझ आ जाती है। टीम वर्क होता है, लीडरशिप होता है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, इमोशन सपोर्ट मिलता है और हेल्थी कंपटीशन इनकरेज होता है। लेकिन इसकी बुराई क्या है, हम अपने साथ वाले लोगों से स्मोकिंग करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब चीज़ें बैड हैबिट भी सीख जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। स्टडी डिडक्शन होने लगता है हम लोगों को, और गलत चीज़ों को लेके हमें प्रेशर होने लगता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी होने लगती है, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, अनहेल्थी कंपटीशन होता है, रॉन्ग डिसीजन हम गलत गलत लेने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीडिया। मीडिया हमारे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कैसे डालता है। तो इन जनरल मीडिया रेफर्स टू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये क्या है, मीडिया क्या है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मेक्स अस ह्यूमन, वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को, इमोशन को थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे है टाइप ऑफ मीडिया की बात करो तो प्रिंट मीडिया में क्या आता है कि मीडिया जो है जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पैम्पलेट, पोस्टर, इन सब से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि जो सर्विस दे रहा है या गुड्स बेच रहा है, जिस जो भी अपने टारगेट कस्टमर को वो न्यूज़पेपर में छपवा देगा, मैगजीन में छपवा देगा और उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो भी मीडिया का ही पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये मीडिया के टाइप्स हैं। ठीक है, सिनेमा वगैरह जाते हो आप लोग। न्यू मीडिया में आता है जैसे इंटरनेट, अभी सबसे ज़्यादा यूज़र है, वेबसाइट आप यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये डिजिटल मीडिया है जिसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स हैं, आजकल लोग न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं। आउटडोर मीडिया आता है, आउटडोर मीडिया मतलब कि जैसे कि आप होल्डिंग बैनर वगैरह देखते हैं, एडवर्टीजमेंट लगा होता है, ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि बाय वन गेट वन फ्री है, या फिर जो कोचिंग क्लास है, वन डेमो क्लास फ्री, या वन वीक डेमो क्लास फ्री, इस तरीके से जो बैनर होल्डिंग्स लगे होते हैं सो दैट आपको अट्रैक्ट किया जाए। तो ट्रेडिशनल मीडिया में आता है फॉलो मीडिया, जैसे कि स्ट्रीट प्लेस हो गया, पपेट शो वगैरह, आजकल आप देखते हो कि जब भी आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो वहाँ पे भी ये पपेट शो होते हैं, सो दैट वो काफ़ी महंगे होते हैं बट स्टिल उनका अपना बनाव होता है। फंक्शन ऑफ मीडिया की बात करो तो इन्फॉर्मेशन फंक्शन होता है, प्रोवाइड न्यूज़, ये हमें न्यूज़ प्रोवाइड करता है जनता को और अपडेट करता है करंट इवेंट क्या होने वाले हैं। एजुकेशन फंक्शन में आता है जैसे हेल्थ, साइंस, हिस्ट्री, नॉलेज, उससे रिलेटेड नॉलेज को स्प्रेड कर देता है। इमोशनल प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है ये। एंटरटेनमेंट फंक्शन में जैसे म्यूजिक सपोर्ट शोज प्रोवाइड, मूवीज वगैरह जो आ रही हैं जैसे कि हम रिलैक्स कर सकें, एंजॉय कर सकते हैं, हमारा मूड सही हो जाए। सोशलाइजेशन फंक्शन में आता है कि हमारे वैल्यूज, नॉर्म, कल्चर को पढ़ाता है, समझाता है और इससे हमारी सोसाइटी काफ़ी बेटर होती है। तो यही हैं कुछ जिसके कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं जो आप पढ़ सकते हो। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है मीडिया के, फास्ट इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है बहुत ईजिली। ठीक है, अवेयरनेस फैल जाती है, 1 से 2 को पता चल जाता है। एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, अगर हम परेशान हैं, थोड़े से दुखी हैं, एंग्जाइटी है, तो हम ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट से सही हो जाता है हमारा मूड। ग्लोबल कनेक्टिविटी है, बैठे बैठे आजकल आप सोशल मीडिया पे कोई भी ऐड डालो तो जहाँ की आप लोकेशन सेट करोगे वहाँ वो पहुंच जाएगा। सोशल चेन सपोर्ट है, कैंपेन्स वगैरह चला देते हैं जो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट भी है मीडिया के, जिससे क्या होता है मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे फेक न्यूज़, र्यूमर्स आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे स्प्रेड हो रहे हैं, तो वो भी एक दिक्कत है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, एडिक्शन बढ़ रही है मोबाइल को लेकर के, या जो भी चीज़ हम गेम खेल रहे हैं तो उसको लेकर एडिक्ट हो गए हैं, प्राइवेसी इन्वेजन हो गई, या पर्सनल डेटा वगैरह मिसयूज हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये था पूरा का पूरा वन शॉट कंप्लीट मैंने करा दिया आप लोगों को, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका मैंने सोल्यूशन भी अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।